विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, वैज्ञानिक चेतना से लैस अनुसंधानिका में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और अनुसंधानिका के इस अंक में देखिए, डीआरडीओ के चालक रहित विमान तपस ने पार किया एक और पड़ाव, ऑटो टेक ऑफ और ऑटो लैंडिंग में हुआ सफल। जल्द ही बाजार में आएगा मरीजों को ताजा ऑक्सीजन देने वाला CSIR का वेंटिलेटर स्वस्थ वायु। और एक अध्ययन में हुआ खुलासा, बुजुर्गों की आबादी में तेजी से हो रहा है इजाफा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने अमेरिका के प्रेडेटर ड्रोन की तर्ज पर एक चालक रहित विमान यानी UAV तपस का निर्माण किया है। हाल में किए गए परीक्षणों में इसने एक और महत्वपूर्ण मुकाम पार कर लिया है। यह स्वतः टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सफल हो गया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। UAV तपस का निर्माण डीआरडीओ की बेंगलुरु स्थित प्रयोगशाला एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी ADE ने किया है। इसे रुस्तम 2 के नाम से भी जाना जाता है। तपस इस प्लेटफॉर्म का संक्षिप्त नाम है, जिसका पूरा नाम है टेक्निकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस। डीआरडीओ से प्राप्त जानकारी के अनुसार तपस ने विगत 7 नवंबर को पहली बार बेंगलुरु में ऑटोमेटिक टेक ऑफ एंड लैंडिंग की। यह GPS एवं गगन पोजीशनिंग सिस्टम से लैस है। यह बड़ी सफलता है। इसके बाद डीआरडीओ के लिए इस UAV पर आगे कार्य करने का रास्ता साफ हो गया है। डीआरडीओ के न्यूज़लेटर के ताजा अंक की रिपोर्ट के अनुसार ऑटो टेक ऑफ के जरिए तपस ने 8 घंटे उड़ान भरी। इस दौरान यह 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से करीब 15,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ा है। डीआरडीओ की योजना है कि इसे 26,000 फीट तक उड़ने में सक्षम बनाया जाए। साथ ही इसकी उड़ान क्षमता बढ़ाकर 18 घंटे तक की जाए। तपस में 180 HP का एस्ट्रो पावर E4 इंजन लगा है। हालांकि इसका वजन अभी भी 260 किलोग्राम ज्यादा है। डीआरडीओ के इंजीनियर इसे कम करने के लिए प्रयासरत हैं। डीआरडीओ की योजना तपस के 5 प्रोटोटाइप तैयार करने की है, जिसमें से 3 सेना को तथा एक वायुसेना एवं नौसेना को परीक्षण के लिए दिए जाएंगे। 9.5 मीटर लंबे तपस का वजन 1800 किलोग्राम है। यह अपने साथ रक्षा उपकरण ले जाने में भी सक्षम है, जैसे रडार और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस उपकरण। वैसे तीनों सेनाएं अपनी जरूरत के उपकरण इसमें लगा सकेंगी। डीआरडीओ की योजना इसमें एंटी टैंक और एंटी आर्मर मिसाइल फिट करने की भी है। कोरोना काल में देश में बड़े पैमाने पर वेंटिलेटर बनाए गए। अलग तरह के वेंटिलेटर, अलग तरह की खासियत। इस क्रम में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR ने एक ऐसा वेंटिलेटर स्वस्थ वायु बनाया है जो किफायती है और जिसका इस्तेमाल बेहद आसान है। यह मरीजों को ताज़ा ऑक्सीजन प्रदान करता है। इस वेंटिलेटर को स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसके बाद CSIR ने इसे बाजार में उतारने के लिए 6 कंपनियों को तकनीक हस्तांतरित कर दी है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। CSIR की बेंगलुरु स्थित प्रयोगशाला नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी यानी NAL के वैज्ञानिकों ने खास तौर पर कोरोना रोगियों के उपचार के लिए यह वेंटिलेटर तैयार किया है। हालांकि अन्य बीमारियों के कम गंभीर रोगियों के लिए भी यह फायदेमंद साबित होगा। वेंटिलेटर की खूबी यह है कि इसमें 35% तक बाहरी माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सकती है। हाल में इस वेंटिलेटर स्वस्थ वायु को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक्सपर्ट कमेटी ने मंजूरी प्रदान कर दी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की तरफ से गठित इस विशेषज्ञ समिति ने पाया कि वेंटिलेटर कोविड-19 के उन मरीजों के लिए बेहद उपयोगी है जिन्हें 35% तक ताज़ा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है।
यह वेंटिलेटर माइक्रो कंट्रोलर आधारित क्लोज लूप अडॉप्टिव कंट्रोल प्रणाली है, जिसमें हेपा फिल्टर के साथ एक बायोकम्पैटिबल 3D प्रिंटर कॉपलर पहले से ही लगा होता है। हेपा फिल्टर एक ऐसा फिल्टर है जिसमें बाहरी हवा को साफ करने की अद्भुत क्षमता होती है। इस वेंटिलेटर में CPAP और बाई टाइम्ड और ऑटो मोड जैसी विशेषताएं हैं। इसे आसानी से बाहरी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से जोड़ा जा सकता है। इसमें इन्वेसिव वेंटिलेशन की आवश्यकता नहीं होती है। आमतौर पर जब मरीज को वेंटिलेटर पर लगाया जाता है तो उसे अलग से ऑक्सीजन की आपूर्ति करनी होती है। NABL की मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में इस वेंटिलेटर के परीक्षण किए गए ताकि यह मरीजों के सुरक्षा मानकों पर परखा जा सके। बेंगलुरु के कमांड अस्पताल और मैसूर के मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान संस्थान में 50 कोविड मरीजों पर स्वस्थ वायु का परीक्षण किया गया, जो पूरी तरह से सफल रहा। CSIR NAL ने 6 निजी कंपनियों को स्वस्थ वायु तकनीक के वाणिज्यिक इस्तेमाल की इजाजत प्रदान की है। ये सभी कंपनियां MSME श्रेणी की हैं। इनमें से एक कंपनी ने अपनी उत्पादन इकाई स्थापित भी कर ली है, जहां प्रति सप्ताह 300 स्वस्थ वायु वेंटिलेटरों का उत्पादन किया जा सकेगा। CSIR NAL को हाल ही में दिल्ली सरकार से 1200 स्वस्थ वायु वेंटिलेटरों की आपूर्ति का ठेका मिला है। इन वेंटिलेटरों को दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में लगाया जाएगा। यह मंत्रालय घरों में उपचार करा रहे, एम्बुलेंस में ले जाए जा रहे मरीजों के लिए भी बेहद उपयोगी है। इसके इस्तेमाल के लिए क्लिनिक या अस्पताल के ढांचे की जरूरत नहीं होती है। भारत वैसे तो अपनी विशाल युवा आबादी के लिए जाना जाता है, लेकिन एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि देश में बुजुर्गों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। ताजा अध्ययन में यह कहा गया है कि देश में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों की आबादी 12.8% हो चुकी है, जबकि 2011 की जनगणना के दौरान 8.6% लोग ही इस आयु वर्ग में थे। आइए देखते हैं रिपोर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज द्वारा तैयार रिपोर्ट लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया को 6 जनवरी को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार 2018 में देश में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों की आबादी 12.8% आंकी गई है, जबकि 2011 में 8.6% थी। महज 7 सालों के अंतराल में इसमें 4% से भी अधिक की बढ़ोतरी हुई है। यदि इन आंकड़ों का विश्लेषण करें तो 2011 में देश में 60 से अधिक उम्र के 10.3 करोड़ लोग थे, जबकि मौजूदा समय में देश की आबादी 1.39 अरब होने का अनुमान है। इस प्रकार बुजुर्गों की आबादी 17.7 करोड़ होने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार केरल में बुजुर्गों की आबादी सर्वाधिक तेजी से बढ़ रही है। यह रुझान देखा गया है कि जो राज्य आर्थिक रूप से और स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से बेहतर है, वहां बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जैसे केरल में सबसे ज्यादा 19.6%, हिमाचल प्रदेश में 16.5%, तमिलनाडु एवं पौंडीचेरी में 16.4 तथा गोवा में 15% आबादी 60 के पार हो चुकी है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में बुजुर्ग आबादी सबसे कम 5.8% दर्ज की गई है। हालांकि 2011 में वहां यह प्रतिशत 4.6% था, यानी बढ़ोतरी वहां भी हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार 15 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बुजुर्गों की आबादी राष्ट्रीय औसत 12.8% से कम है। इनमें प्रमुख रूप से बिहार और मध्य प्रदेश में 12.1, हरियाणा में 11.5, राजस्थान में 11.1, उत्तर प्रदेश में 10.2 तथा दिल्ली में 8.3% है। 19 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बुजुर्गों की आबादी राष्ट्रीय औसत 12.8 से ज्यादा है। इनमें उत्तराखंड में 13.5, झारखंड में 12.9, ओडिशा में 14.3, पश्चिम बंगाल में 13.5 तथा तेलंगाना में 13.4% है। अनुसंधानिका के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध।
विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे अनुसंधानिका के रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।